पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए देशवासियों को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी ने सभी कार्यक्रम के स्थगित कहा। इस हमले से मानवता को बहुत बड़ा आघात हुआ। मुरादाबाद में खेतों से लौट रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला में एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल। वन विभाग रेस्क्यू में जुटी। बदायूं में दिन दहाड़े दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में मची हड़कंप। एसपी डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने घटनास्थल का किया मुआयना। संपत्ति विवाद में महिला ने देवर पर किया हमला। महिला प्रार्थना पत्र लेकर 3 दिनों से पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरादाबाद की खबर के साथ, जहां मुरादाबाद में खेतों से लौट रहे किसानों पर तेंदुआ ने हमला बोल दिया। बता दें कि इस तेंदुए के हमले से एक महिला सहित 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है, जहां सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंची है और जाँच में जुटी है। कल आदमी 3 के तो कटवाई है, एक पंजे बंदे लगे। अच्छा, किस तरह से जान बचाई फिर आपने अपनी? जान के हम भागे थे और इकट्ठा आ गए, जन बचा तो भाग गया छोड़ गए। क्या मांगे अब आपकी? मांग हमारी क्या है, हमारे क्या अच्छे है और राज है, वो क्या है। हमने भगवान की कसम कहीं दिखाया वो इसे पकड़ के लेके जाओ, तो बोले हमारे बस पकड़ना नहीं है। फिर उनके हमारे तो आदमी मरते रहेंगे, सब मारने मना कर रहे हैं, तो मारिए मत। बदायूं में एक नर्सिंग होम संचालक पर हुए जानलेवा हमले में एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि सेवा नर्सिंग होम के मालिक प्रमोद कुमार पर अवधेश नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई, जिससे गोली सड़क पर जा रहे दूध विक्रेता के सिर में जा लगी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार व एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। साथ ही आरोपी को तुरंत ही पकड़ने के निर्देश दिए गए। देखिए, आज सुबह 10 बजे हरदत्तपुर में एक घटना हुई है, जिसमें प्रमोद यादव के मकान में एक नर्सिंग होम चलता है, एक अवधेश यादव का नर्सिंग होम चलता है। इनमें आपस में टसन थी कि मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर था, इसलिए टसन बनी हुई थी। आज अवधेश और उनके परिवारीजन द्वारा गोली चलाई गई प्रमोद के ऊपर, जिसमें दूधिया रास्ते में जा रहा था, उसको गोली लग गई। तत्काल उसको अस्पताल के लिए रवाना किया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिवारीजन आ गए हैं। तहरीर अभी नहीं मिली है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रयागराज के मेजा रोड में वेब सीरीज गुलगुला मूवी की शूटिंग हो रही है। इसे वेब सीरीज में लाइन प्रोड्यूसर अरविंद पांडे को बनाया गया है और ये मूवी शिक्षा विभाग से जुड़े करप्शन के बारे में दिखाई जा रही है। इससे जनता में अच्छा संदेश दी जा सके। इस वेब सीरीज में ग्रामीणों को भी काम करने का अवसर मिल रहा है। आज हम मेजा रोड में उपस्थित हैं। आज देखिए, मेजा रोड में एक नई चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर हिंदी वेब सीरीज गुलगुला का जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है। लोकल गांव के एरिया को दिखाया जाएगा, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके जो लाइन प्रोड्यूसर है, हम बात करेंगे पांडे जी से। क्या कहेंगे? मेरा नाम अरविंद पांडे है। मैं प्रयागराज से गढ़चिला ग्राम सभा मेडरा से हूँ। हमने काफी मेहनत की इस फिल्म के लिए कि हमारे प्रयागराज में आए और बने और अपने गांव और क्षेत्र को दर्शाया जाए, जिससे अपने क्षेत्र का नाम भी हो और काफी लोगों को सराहना हो। मुंबई से आए हमारे जितने कलाकार, हमारे जितने प्रोड्यूसर अच्छे, काफी सराहना किए कि अच्छे से हमारे काम की और अपने क्षेत्र के लोगों का काफी सहयोग रहा।
इससे बेहतरीन से बेहतरीन वेब सीरीज का शुभारंभ हुआ और आज करीब करीब डे का समापन भी हुआ है। बाकी अब वेब सीरीज ये भगवान चाहेंगे तो अच्छी हो जाएगी और अच्छे कलाकार हैं जिसमें काफी बड़े बड़े एक्टर हैं अपने प्रयागराज से। बाकी करछना और मेजा में बनी हुई, नैनी में बनी हुई, इलाहाबाद में बना, तो काफी बेहतर। गुलगुला जो वेब सीरीज आप बना रहे हैं, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें क्या चीजें हैं? इसमें एक पारिवारिक फिल्म है जी, जिसमें काफी अच्छी पारिवारिक है। जैसे पहले के जमाने में सन 75 में किस तरह से स्टोरी होती थी जी, कि घर से कहीं गए, गांव दराज से आए हुए हैं लोग, वहां से गांव में बुलाया जाता है उनको, वो कहानी बनाई गई है और काफी अच्छी कहानी लिखी हुई है। इसके राइटर हैं मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी और ठाकुर साहब। बाकी अपने क्षेत्र से बनी हुई फिल्म है। बाकी ये हमारा लोगों से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर भगवान करे ये हिट हो और लोगों को दर्शाई में अच्छी हो, दिखाई जा रही है। बाकी एक मूवी का और हमारी तैयारी चल रही है, वो तस्करी पे डिपेंड करती है, अभी फाइनल पूरी नहीं हुई है। आगे 15 मई से कोशिश है कि अपने प्रयागराज में वो भी लाइनअप पे आ जाए। बाकी अभी तैयारियां चल रही हैं, फिर वो किसके बाद देखा जाएगा जिस तरह से निर्णय होगा। देखिए मुंबई से चल के आए हैं और गांव के जो परिवेश है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सन 75 का वो समय जो था आज के परिवेश में वो दिखाया जाएगा कि आखिर वो समय क्या था। टीवी 24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज। झांसी के मौरानीपुर में कृषि विभाग की जमीन पर बीते कई सालों से फुटपाथी दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से कई बार अवैध कब्जा हटाने को लेकर निर्देश भी दिए गए, लेकिन दुकानदारों ने अपना कब्जा नहीं हटाया। वहीं अब कृषि विभाग के प्रभारी अधिकारी शरद चंद्र मौर्य की ओर से दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया। 30 अप्रैल के बाद अतिक्रमण पर और अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि यहाँ पे हमारे कृषि विभाग की जमीन पे जहाँ हमारा आवास बना हुआ है, वहाँ पे इधर लोकल के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया वहाँ पे, और ये कब्जा कई सालों से चला आ रहा है। इनको बीते कुछ सालों में हमने लगभग 8 बार नोटिस दे चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कब्जा हटाया नहीं गया। और आज हमने इनको फाइनल नोटिस दिया है कि अब अपना कब्जा हटा लो, अदरवाइज एसडीएम साहब के निर्देशानुसार उनसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस बल का प्रयोग करके कब्जा हटवाया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के बेखौफ दबंगों का मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें घर जा रहे फूल बेचने वाले शख्स को 3 दबंगों ने जमकर पीटा और बताया जा रहा है कि वीडियो 3 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराजपुर क्षेत्र के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर परिजनों से भेंट की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जिलाधिकारी ने परिजनों को सांत्वना देते हुए ये भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी कि जो डीएम श्रीनगर है मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस
एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में है और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और दो शातिर बदमाशों के बीच देर रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। शहाबुद्दीन रोड पर हुई इस मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों लुटेरे ने अपने एक अन्य साथी के साथ रोहाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर 1.25 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली नगर के रोहाना कस्बे में विनोद जैन के मकान में 3 बदमाश घुसकर उनकी पत्नी को डरा धमकाकर 1.25 लाख रुपये लेकर भाग गए थे। इनके पास से शाकिब के पास से 12,900 रुपये, एक तमंचा 315 बोर, खोखा जिंदा कारतूस, विपिन के पास 21,000 रुपये, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ पे इन्होंने दोपहर में विनोद जैन के घर पे जो घटना कारित किया गया तो उसको उन्होंने स्वीकार किया है और ये बड़े सात्विक किस्म के बदमाश है, अब तक पकड़े नहीं गए थे और इन्होंने पूछताछ पूरे घटना को स्वीकारा है। बहरहाल कोतवाली नगर पुलिस मौके पर उन्हें पकड़कर उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया गया इलाज के लिए। उनसे आगे की पूछताछ कार्रवाई की जाएगी। मौके फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कानपुर में प्रेस वार्ता की। नेशनल हेराल्ड केस पर बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दोनों मोटा भाई ईडी का प्रयोग इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में जो भी नुकसान हुआ था उसे इक्विटी में बदलने के लिए किए गए काम को मनगढ़ंत तरीके से पेश किया गया। सरदार पटेल और महात्मा गांधी के असली विचारों का संचार किया गया, न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में। मैं समझती हूँ कांग्रेस जनों में और जनता में एक नए आक्रोश का और एक नए जोश और जुनून और जज्बे का भी संचार हुआ। तो भाई अगर ऐसा होगा, आरएसएस की प्रयोगशाला कहे जाने वाले प्रदेश में जहां से दोनों मोटा भाई अमित शाह और मोदी जी आते हैं, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। बिहार के चुनाव की तरफ भी अगर हम देखें तो एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी बैठकें हो रही हैं, मजबूती के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और दूसरी ओर पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हमें तो एनडीए छोड़ना पड़ेगा, दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की क्षमता पर ही सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है और एनडीए जो है वो बिहार के चुनाव से बहुत पहले ही बिखरने की कगार पर बैठी। वहीं शाहजहांपुर में पति की मौत के बाद 4 मासूम बच्चों का पालन पोषण कर रही किरण गुप्ता ने अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। मामूली संपत्ति को हथियाने पर उतारू सगे देवर ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़कर न सिर्फ अपनी विधवा भाभी के साथ मारपीट की, बल्कि 4 मासूमों सहित धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला बच्चों सहित थाने में प्रार्थना पत्र लेकर 3 दिनों से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। हमारे हस्बैंड है नहीं, 2 साल हो गए हैं। हमारे बच्चों के लिए परवरिश के लिए हम सास से और देवर से दुरानी से कहने गए तो हम दवाई 8 दिन से बीमार पड़े हुए हैं, 1 रुपया देती नहीं है वो। जैसे फोटो बेच के हम गुजारा करते हैं। वह कोई हम दवाई लेने के बीमार थे तो देवर ने हरकत करी और अंदर के लिए खींच ले रहे हैं, तो तुम्हें मार डालेंगे और मामला समाप्त कर देंगे, ना तुम्हारा है कुछ ना तुम्हें देंगे तुम्हारे बच्चों को। और मारपीट कर रही है और बस और अंदर ले जा रहे थे मार डालने के लिए है। और देखो डंडे को बरसा है सब, हमारी लड़की और लड़की को भी मारा, हमारी दुरानी ने सास ने सबने। और देखो मोबाइल छीन लिया देवर ने और दुरानी ने सबने, सास उसने। वो तो मोबाइल धोखे से गिर गया, इसलिए हमारे बच्चों ने वीडियो जल्दी में बना ली। हाँ सब कुछ संपत्ति सब कुछ है, मगर हमारी सास में देना नहीं चाहते, देवर ऊपर रोपना चाहती हैं। और गाँव का मामला गरियारंगी जिला शाहजहांपुर। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी संस्कृति से रचा बसा राज्य है। राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो स्वयं एक आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने नियत नल्लानार योजना से उन क्षेत्रों में कैंप स्थापित कर सुरक्षा संग हर जरूरी सुविधा का आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचना सुनिश्चित किया है। नक्सल इलाकों में इस योजना से क्षेत्र के लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में हो रहे आदिवासी उत्थान को मिला मोदी की गारंटी का साथ। पीएम जनमन योजना ने विशेष पिछड़ी जनजाति तक पहुंचाई सुविधा, जीवन किया आसान। आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा खरीद को 5500 रुपए किया। इससे वहां खुशी संग पहुंची आर्थिक समृद्धि भी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में है प्रसन्नता, चेहरे पर है हंसी। विष्णु के सुशासन में सुरक्षित और समृद्ध हो रहे हैं आदिवासी। प्रकृति के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के नए आयाम करता उत्तराखंड आज पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। आज जब देश और दुनिया में बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से प्रकृति को गंभीर नुकसान हो रहा है, ऐसे में पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड ने प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने की ओर अनुपम पहल करते हुए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम DDRS लागू किया है। इस पहल से न केवल प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया गया है, बल्कि जन भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। साथ ही ई-वेस्ट प्रबंधन को मजबूत करते हुए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनः चक्रण पर भी बल दिया है, जिससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो रही है, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी की अनुपम पहल से उत्तराखंड में इकोलॉजी विद इकोनॉमी और कचरे से कंचन जैसी अभिनव योजना लागू की गई है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। पिछले 3 वर्षों में प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों और पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत कर उन्हें इस पहल के साथ जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित होकर राज्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को मजबूत करें और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की ओर एक कदम बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी संस्कृति से रचा बसा राज्य है। राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो स्वयं एक आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने नियत नल्लनार योजना से उन क्षेत्रों में कैंप स्थापित कर सुरक्षा संग हर जरूरी सुविधा का आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचना सुनिश्चित किया है। नक्सल इलाकों में इस योजना से क्षेत्र के लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में हो रहे आदिवासी उत्थान को मिला मोदी की गारंटी का साथ। पीएम जनमन योजना ने विशेष पिछड़ी जनजाति तक पहुंचाई सुविधा, जीवन किया आसान। आदिवासी इलाकों में मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा खरीद को 5500 रुपए किया। इससे वहां खुशी संग पहुंची आर्थिक समृद्धि भी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में है प्रसन्नता, चेहरे पर है हंसी। विष्णु के सुशासन में सुरक्षित और समृद्ध हो रहे हैं आदिवासी। छत्तीसगढ़ प्रकृति के हाथों से सजा प्राकृतिक संसाधन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए देशवासियों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। हापुड़ जिले में होने वाला पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन भी इस दुखद घटना के चलते रद्द कर दिया गया। सम्मेलन स्थल पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेश तोमर सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा के अंत में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखा गया। हापुड़ में बहादुरगढ़ और गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटी गई 2 मोटरसाइकिलें, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 1 चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में बदमाशों की पहचान अर्जुन, गौरव और संजय के रूप में हुई। अर्जुन और गौरव मुठभेड़ में घायल हुए हैं और इन बदमाशों पर हापुड़, अमरोहा समेत कई जिलों में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। देर रात्रि थाना गढ़मुक्तेश्वर तथा बहादुरगढ़ की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अर्जुन तथा गौरव नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। एक अन्य बदमाश संजय भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से थाना गढ़मुक्तेश्वर में मार्च माह में लूटी गई 1 मोटरसाइकिल तथा थाना बहादुरगढ़ में अप्रैल में कुछ दिनों पूर्व लूटी गई 1 मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अवैध तमंचे, खोखा कारतूस तथा 1 चाकू भी बरामद किया गया है। इन लुटेरों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट तथा गैंगस्टर के पंजीकृत हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक फूल विक्रेता की बीच सरे राह पिटाई कर दी। ये पूरी घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। 3 अज्ञात दबंगों ने युवक को उस वक्त निशाना बनाया जब वह अपने घर लौट रहा था और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 दिन पुराना है, लेकिन वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है। वहीं बस्ती में पुलिस और एसओजी टीम प्रभारी चंद्रकांत पांडे को बड़ी सफलता मिली है, जहां चेकिंग के दौरान अभियुक्त अजय चौहान को एसओजी टीम प्रभारी चंद्रकांत पांडे व पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहीं अभियुक्त अजय चौहान ने मौके पर फायरिंग कर दी। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल, ज्वेलरी, नकदी भी बरामद किया है।
थाना वाल्टरगंज क्षेत्र में थाना वाल्टरगंज की पुलिस और एसओजी टीम द्वारा दौरान चेकिंग एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने अपना नाम अजय चौहान बताया, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष थी और यह थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला था। तो झाड़ियों में छिपाए गए एक बैग से, जिसमें उसने कुछ माल छिपा रखा था, एक तमंचा निकालकर अचानक पुलिस पार्टी पर कातिलाना हमला कर दिया। इसमें पुलिस टीम के लोग बाल बाल बचे। तत्काल सतर्क पुलिस बल द्वारा वो जवाबी कार्रवाई की गई। इस जवाबी कार्रवाई में जो ये अभियुक्त अजय चौहान है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी। नियमानुसार उसे दवा इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया। इस संबंध में साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक अभियुक्त के पास से निशानदेही से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन्स हैं, ज्वेलरी है, नकदी है, घटना में प्रयुक्त जो बाइक है और उसका एक अन्य साथी जो उसके साथ इस घटना में चोरी किए गए माल को खपाने का काम करता था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और अब खबर बदायूं से, जहां बिलसे थाना क्षेत्र के धनौली गांव में जमीन पर टूटी पड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। यहां घटना के बाद किसान के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिलसे पुलिस से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन जुड़वाने के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये है कि हमारे भाई खेत से शाम के लिए मक्का पैसे आ रहे थे, देखकर उसमें गाय वगैरह मतलब आती हैं तो उस रखवाली करके आ रहे थे। तो करीब समथिंग नाइट के 2 बजे के समथिंग वो जब गांव में आए थे तो एक जो है 11,000 उसका लाइन का तार टूटा हुआ था। तो उन्हें के लिए करीब वो तो 10 बजे के समथिंग टूट गया था। उसमें लाइनमैनों के लिए पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि लाइन टूट गई है, आप शटडाउन कर दें या ऐसा आकर जोड़ दें, मगर उन्होंने कोई सुनवाई ना की। उसके बाद जब वो 2 बजे के समथिंग आ रहे थे तो उनका जो पैर था वो उन पर उससे टच हो गया और उसे पकड़ लिया गया। मतलब उसके बाद मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले 100 नंबर गाड़ी थी वहाँ पर और उनके लिए कई बार कॉल की गई थी, करीब 2 घंटे तक कॉल की गई है, मगर उन्होंने कोई कॉल ना उठाई। जब हैंडल पर पुलिस कर्मी पहुँचे उसके बाद में उनके लिए जब उन्होंने शटडाउन दिया था। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एलएलबी विभाग में दलित छात्रों के साथ जनजातिगत भेदभाव का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित छात्रों ने विभाग अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि आवाज उठाने वाले छात्रों को सेशनल परीक्षाओं से रोका गया और उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जो एचओडी है हमारे, उनके खिलाफ जो उनके द्वारा जो एससी और एसटी के छात्रों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी उनके लिए और निष्पक्ष जांच के लिए मांग की थी। तो वो जांच उन्होंने निष्पक्ष ना करते हुए और जो एससी और एसटी के छात्र थे उनका पक्ष ना सुनते हुए बिना से उन्होंने अपना निर्णय दे दिया और जो विभाग अध्यक्ष थे उनको उन्होंने निर्दोष करार दे दिया। फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई करते हुए मुझे, जो मैंने उन छात्रों के लिए आवाज़ उठाई थी, मुझे यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया, यहाँ से यहाँ प्रवेश बैन कर दिया और केवल जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करने के लिए इन्होंने परमिशन दी है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।